नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम हमारा घर हमारा विद्यालय के अंतर्गत लर्निंग आउटकम्स पर आधारित ऐसे अभ्यास प्रश्न हल करेंगे जो कि आपके ग्रीष्मकालीन जो एंड्रेन टेस्ट है उसमें आपका काफ़ी सहयोग करेंगे। ये प्रश्न ऐसे हैं जो हर कक्षा के विद्यार्थियों को आने चाहिए। ये लर्निंग आउटकम्स इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इनको सीखे बिना हम अगली कक्षा का गणित सीखने में कठिनाई महसूस करते हैं। इसलिए आप इन प्रश्नों को अच्छे से समझ लीजिएगा ताकि हमें अगली कक्षा में कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। ये वीडियो उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य से आपके लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। ये वीडियो ऐसे बच्चों के लिए हैं जो कुछ नया और अच्छा सीखना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो प्रश्न क्रमांक 1 से। तो देखिए पहला प्रश्न है 7 का योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है कि यहाँ जो आपको संख्या दी गई है उसमें ऐसी संख्या जोड़ें कि उसका योगफल 0 आ जाए, है ना। तो हम देख रहे हैं कि 7 में हम क्या जोड़ेंगे, है ना। 7 में हम जोड़ते हैं -7 या -7, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा। अब 7 - 7 = 0, इसलिए 7 का योज्य प्रतिलोम क्या आ जाएगा, -7। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप यानी ये आयत है, आप देख रहे हैं इसमें ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, ठीक है ना। तो आकृति कोई सी भी हो उसका हमें ज्ञात करना है परिमाप। इसकी सभी भुजाओं का योग कर लेंगे तो वह योग परिमाप कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर आयत की लंबाई कितनी है, 12, ठीक है ना, 12 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी है, 7 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं कि आयत में आमने सामने की जो भुजाएं होती है ना, ये होती है बराबर, मतलब ये भी 12 है और ये भुजा इस भुजा के बराबर होती है, यानी ये भुजा क्या हो गई, 7 हो गई और ये भुजा भी 12 हो गई। तो हमने यहाँ लिखा 12 धन 7। अब हमने तीनों को जोड़ दिया तो 12 और 7 कितना होता है, 19। 19 और 12 31 और 7 38, यानी 38 सेंटीमीटर इसका परिमाप आ जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, 38 सेंटीमीटर आपका परिमाप आ जाएगा। ओके। प्रश्न है रीना ने एक मेज 910 रुपए में बेची और 180 रुपए का लाभ कमाया। हमें ज्ञात करना है क्रय मूल्य, ठीक है ना। क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए मेज का विक्रय मूल्य कितना है, 910 रुपये है। अब 910 रुपये है विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य में क्या होता है, लाभ शामिल होता है। तो क्या करेंगे, विक्रय मूल्य में से लाभ को हम माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो निकल के आ जाएगा क्रय मूल्य यानी कास्ट प्राइस, है ना। 0 में से 0 घटाते हैं तो 0 आता है। 1 में से 8 नहीं घटेगा, एक दही उधार लेते हैं, 11 में से 8 कम करेंगे तो 3 और 8 में से 1 कम करेंगे तो 7, यानी 730 रुपया जो है आपका हो जाएगा क्रय मूल्य, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9z - 4 = 68 का हल क्या होगा। ये क्या है, एक समीकरण है। इसमें z जो है एक चर राशि है। तो हम क्या करते हैं, चर राशि का मान ज्ञात करने के लिए पास में जो भी पद होता है इसका हम कर देते हैं पक्षांतर, यानी 9z बराबर हो जाएगा 68। यह -4 है, जब पक्ष बदलते हैं तो चिन्ह इनके बदल जाते हैं, माइनस का हो जाएगा प्लस, है ना। ठीक है, हो गया 9z = अब 68 और 4 को हम प्लस कर देंगे तो ये हो जाता है 72, है ना। तो z = क्या हो जाएगा, 72/9, है ना। ये गुणा क्रिया हो रही है, पक्षांतर करने पर
भाग की क्रिया करेगा, भाग यानी बटे में, 9 एकम 9 और 9 अठे 72, यानी जेड बराबर क्या हो जाएगा 8। ठीक है ना, इसका हल क्या हो जाएगा, इसका हल होगा 8। ठीक है ना, ये आपका सही उत्तर हो गया है। अगला, दी गई आकृति में न्यून कोण की पहचान कीजिए। है ना, न्यून कोण ने जिस कोण की माप 90 डिग्री से कम होती है वह कहलाता है न्यून कोण। यह आपका न्यून कोण है। ठीक है ना, इसकी माप बिल्कुल कितनी है, 90 डिग्री है, बराबर है ये, है ना, इसकी माप कितनी है, 90 डिग्री है, ये कहलाता है समकोण। ठीक है, ये आप नाम याद रख लें, इसको हम क्या बोलेंगे, समकोण बोलते हैं। यह कोण 90 डिग्री से अधिक का है, इसलिए यह कहलाता है अधिक कोण। क्या कहलाएगा ये, अधिक कोण। ठीक है ना, 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम के कोण को हम अधिक कोण कहते हैं। और ये कोण है 180 डिग्री का। कितने का ये, 180 डिग्री कोण है, इसलिए हम इसे कहते हैं ऋजु कोण। क्या बोलेंगे, ऋजु कोण या स्ट्रेट एंगल। ओके, चलिए नेक्स्ट, दिए गए पैटर्न को पूरा कीजिए। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ आकृतियां हैं, इनमें कुछ परिवर्तन हो रहे हैं। अब परिवर्तन कहाँ से कैसे हो रहे हैं आपको इसमें देखना है। तो देखिए यहाँ पर ये रंगीन है, फिर ये हिस्सा छोड़ करके फिर ये ऐसा हिस्सा रंगीन हो गया है। एक जो इसकी पंखड़ी है ये छोड़ के फिर रंगीन हो रहा है, ये हो रहा है, अब ये छोड़ के वापस यहाँ हुआ, तो इसी क्रम में आगे चलेगा तो ये छोड़ के यहाँ आएगा, यानी ये जो आकृति है कहाँ पर है, ये 2 नंबर पर। तो ये हमारा ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 7, निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यंजक 5x-17 द्वारा दर्शाया नहीं जा सकता है ना। देखिए ये क्या है, आपका व्यंजक है और ये कथन है ना। तो x के 5 गुने में से 17 को घटाया जाता है। बिल्कुल सही है कि x का 5 गुना करेंगे 5x होता है, घटाने बोला है तो माइनस आ जाएगा, यानी इससे दर्शाया जा सकता है, इसलिए उत्तर ये ऑप्शन सही हमारा नहीं होगा। ठीक है ना, फिर x और 5 के गुणनफल में से 17 घटाया जाता है, ये भी सही है ना। 5 के x गुने में से 17 को घटाया जाता है, ये भी सही है ना, लेकिन नहीं वाला पूछा है, तो 17 को 5 और x के गुणनफल से घटाया जाता है ना। 17 को 5 और x के गुणनफल से घटाया जाता है 17 में से। ठीक है, तो 17 में से यहाँ थोड़ा है, 17 में से 5 और x के गुणनफल को घटाया जाता है, यह जो है नहीं दर्शाया जाता है, इसलिए ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। ये सभी इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, सौरभ ने 7 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए हैं, है ना, 76, 35, 19, 42, 26, 38, 30। तो सौरभ द्वारा बनाए गए औसत रनों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए औसत रन में क्या होता है कि पहले इन सभी जो भी आंकड़े हैं या आपकी प्रेक्षण है, ऑब्जर्वेशन है, उनको हम जोड़ लेते हैं, है ना। जैसे ये इनको हम जोड़ लेते हैं, इसी में करते हैं, जैसे प्लस ही लगाया, है ना। बिल्कुल हम सिंपल करेंगे ताकि समय भी बचे और आपको समझ में आ जाए करना कैसे है। जोड़ देते हैं, बटे क्या करते हैं, इनकी संख्या गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। यहाँ लिखा हुआ 7, ये हमने बटे 7 कर दिया। ठीक है ना, अब इनको जोड़ लेंगे, 6 और 5 11 और 9 20, 2 22, 22 और 6 28, 28 और 8 36, 36 के 6 हासिल किए, 3, 3 और 3 6, 3 9, 2 11, 11 और 4 15, 16, 19, 20 और 6 26, यानी 266 बटे क्या हो गया 7 हो गया। ठीक है ना, अब 266 में हम 7 का भाग लगा देंगे, तो वही आपके क्या कहलाएंगे औसत रन। तो देखिए 7 या 21, 7 से 28 होता है, 7 या 21। चलो भाग हम देख लेते हैं, इस प्रकार भाग लगाते हैं, इस प्रकार से ना, ये 7 या 21, इस प्रकार से भाग लगा देंगे, आप समझ आ जाएगा। 6 में से 1 माइनस किया बचता है 5, 7 या 8 56। ठीक है ना, ये आ गया।
तो इस प्रकार से ये जो 38 आया है ये अब क्या आ गया, औसत रनों की संख्या क्या आ गई है, औसत है ना, रनों की संख्या हो गई है। ठीक है, इस प्रकार से इसको हल करते हैं। ये बिल्कुल आपको शॉर्टकट याद होना चाहिए, ताकि जब भी कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जहाँ होते हैं तो वहाँ पर हम अच्छे से इसको हल कर सकें। अब -2 और -5 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये -2 है ना, और इसका हमें गुणा करना है -5 में। तो जब भी गुणा करते हैं सबसे पहले ध्यान रखें, आप पूर्णांक संख्या जो गुणा करें तो इनके चिन्ह देख लें। देखिए दोनों चिन्ह कैसे हैं, समान है, इसका माइनस है, इसका माइनस है, तो समान चिन्ह गुणा धन होता है, और धन का चिन्ह हम लगाते नहीं है, इसलिए 5 दूनी 10 इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट। एक कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात 4:7 है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 9 अधिक है। कक्षा में कितने छात्र हैं? तो देखिए अब यहाँ पर जो लड़के हैं यानी बॉयज हैं और गर्ल्स हैं लड़कियां, ठीक है ना, इनका अनुपात कितना है, ये अनुपात है 4:7। ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं कि इनको लिख सकते हैं 4x-7x। ठीक है, लिख दिया। अब क्या कहा गया है, लड़कियों की संख्या कितनी है, लड़कियों की संख्या 7x, ये हमने लिखा लड़कियों की संख्या बराबर। अब जैसे बोला ना वैसे कर दो, जाइए आप, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से, लड़के कितने हैं 4x, ये लिखा, लड़कों की संख्या से 9 अधिक हैं। ठीक है ना, अधिक का मतलब होता है प्लस। ठीक है, अब इसमें जोड़ देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे, हो जाएगा ना। बस अब क्या करेंगे, सजाती जो राशियां होती है उनको हम पक्षांतर के द्वारा एक जगह कर लेते हैं। जैसे ये 7x, ये प्लस का है, ये हो जाएगा -4x, ये हो गई सजाती राशियां, बचा 9, है ना। अब 7x में 4x माइनस करेंगे तो बचेगा 3x बराबर 9। ठीक है, अब x बराबर क्या जाएगा 9/3, 3 तिया 9। तो अब हमने ये लिखा 4x लिखा, ये 4 × 3 यानी 12, ये क्या हो गया आपके लड़के हो गए ना। और इसी प्रकार से ये क्या लिखा हमने 7x, तो मतलब 7 × 103 है, कितना हो गया 7 या 21, ये आपकी हो गई लड़कियां। ठीक है ना, क्या हो गई आपकी ये लड़कियां हो गई। अब दोनों जोड़ दिया, 2 और 1 3 और 2 1 3, ये क्या हो गए, कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, इसका उत्तर आ जाएगा कि कक्षा में 33 छात्र हैं, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट, 9y -29 बराबर -2 का हल ज्ञात कीजिए। तो देखिए 9y है ना बराबर, यहाँ -2 है, अब ये -29 है, इसका पक्ष बदलते हैं तो माइनस का हो जाता है प्लस, ये 29 हो गया। ठीक है, तो 9y बराबर, अब देखिए चिन्ह कैसे हैं, विपरीत है ना। जब चिन्ह विपरीत होते हैं यानी एक प्लस एक माइनस होता है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या आप घटा देंगे और चिन्ह लगा देते हैं बड़ी संख्या वाला। अब बड़ी संख्या का चिन्ह धन है, धन चिन्ह हम सामान्यतः लगाते नहीं है, कोई चिन्ह नहीं, मतलब धन का चिन्ह माना जाता है। 29 में से 2 माइनस कर देंगे तो बचेगा 27। तो भैया y बराबर क्या हो जाएगा 27/9, है ना, 9 से हमने 27 कैंसिल किया, 9 दिए 27, तो y बराबर 3, यानी y की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट, संख्या 0.000000671 का मानक रूप क्या होगा, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है ना, तो देखिए मानक रूप का मतलब ये होता है कि दशमलव के पहले सिर्फ एक अंक आता है। ठीक है ना, हाँ, तो देख रहे हैं कि दशमलव बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आने के लिए कितने अंक छोड़ेगा, देख ले 1 2 3 4 और 5। ठीक है ना, तो दशमलव का आ जाएगा 6.71 गुणित, अब 10 की घातांक कितनी आएगी, 1 2 3 4 और 5 अंक छोड़ा तो -5 आएगी। ठीक है ना, अब माइनस क्यों आएगी, क्योंकि जब दशमलव बाईं ओर से दाईं ओर चलता है तो घातांक माइनस में आती है, और जब दशमलव दाईं से बाएं चलता है तो घातांक यहाँ प्लस में आती है, और प्लस हम लगाते नहीं है। क्लियर, चलिए अब प्रश्न क्रमांक 13, 70.8 और 2.3 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए गुणनफल
जिसे हम साधारण गुणा करते हैं वैसे करना है, लेकिन दशमलव का हमें ध्यान रखना है। ये 70.8 गुणा 2.3, ठीक है ना। जब गुणा करें हम तो दशमलव को ये भूल जाए कि हम दशमलव संख्या गुणा कर रहे हैं, क्लियर है, ताकि गलती नहीं होगी। 23 का भाड़ा हमको नहीं आता है, कोई बात नहीं है, तो हम 3 का भाड़ा बोलते हैं हर बार। 3 8 24 और 3 7 21, ठीक है ना। इसके ये शून्य आ जाता है, 2 8 16, 2 7 14, ठीक है। अब इन दोनों को हमने जोड़ दिया, 4 2 और 6 8, 1 और 1 2, 2 और 4 6 और 1, हो गया ना। अब हमें देखना है कि दशमलव में गुण्य और गुणक, देखिए जिस संख्या में हम गुणा करते हैं इसे बोलते हैं गुण्य, क्या बोलते हैं इसको, गुण्य, है ना। और जिस संख्या से गुणा किया जाता है इसको बोलते हैं गुणक, क्या बोलेंगे, गुणक, है ना। और जो आंसर आता है इसको बोलते हैं गुणनफल। इसमें 3 चीजें हैं, ये आपको याद होने चाहिए नाम की, ठीक है। तो गुण्य और गुणक में दिखेंगे कि दशमलव के दाहिनी ओर कितने अंक हैं, है ना, 1 और 1 2। तो क्या करेंगे, दाहिनी ओर से 2 अंक छोड़ देंगे और दशमलव यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। तो उत्तर क्या जाएगा, 162.84, ये यहाँ दशमलव आएगा, है ना, ठीक है ना। ये 84, ये आपका उत्तर हो जाएगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2400 मिलीलीटर को लीटर में परिवर्तित कीजिए। देखिए भैया, लीटर बड़ा मात्रक होता है और मिलीलीटर छोटा मात्रक होता है। हम जानते हैं कि 1 लीटर में, है ना, 1000 मिलीलीटर होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, 1000 मिलीलीटर, जिसको हम बोलते हैं ml, है ना। आप देखा होगा ये लीटर तो उस पर लिखा रहता है ml इस प्रकार से। तो जब छोटे मात्रक को बड़े में बदलना होता है ना, तो क्या करेंगे, हम इसका भाग लगाते हैं, यानी 2400 बटे कितना, 1000, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसके 2 तरीके हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ बहुत सरल तरीका है कि ये देखेंगे 1000 में कितने शून्य है, 3, 1 2 3। तो क्या करेंगे, यहाँ से 3 अंक छोड़ करके दाहिनी ओर से 3 अंक छोड़ो और दशमलव लगा दो, बस हो जाएगा लीटर में। 1 2 3, यानी 2 और 4 के बीच में लगा दिया आपने दशमलव, तो 2.4, ये हो गया आपका लीटर, ठीक है ना। यदि इतना लिखोगे तब भी सही है, यदि आपने ऐसा लिखा 2.40 तब भी सही है, और यदि आपने लिखा 2.400 ये तब भी सही है, यानी तीनों मतलब एक ही होता है, क्लियर। तो ये आसान तरीका है। अदरवाइज हम क्या करेंगे, इसमें भाग भी लगा सकते हैं, है ना, और भाग लगा के भी हम इसको हल कर सकते हैं, लेकिन तरीका यही है, अच्छा रहेगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल दिखाया गया है ना। ये किसी समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल दिखाया गया है। ग्रिड पर प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल एक वर्ग का ही है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, ये ग्रिड कहलाता है। ये लाइनें खींची गई हैं, इनको बोलते हैं ग्रिड, बोलते हैं क्या बोलेंगे, ग्रिड, है ना। और ये है आपका समांतर चतुर्भुज ABCD, मतलब इसका क्षेत्रफल कितना है ये वो ज्ञात करना, सीधी सी बात है। तो देखिए ये जो पूर्ण आप देख रहे हैं, ये इसका क्षेत्रफल आपको दिया गया है 1 वर्ग इकाई। प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल आपको दिया गया है कितना, 1 वर्ग इकाई। हम लोग गिन लेंगे, है ना, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। देखिए 20 तो क्या हो गया, आपके पूर्ण वर्ग हो गए हैं। अब क्या करेंगे कि जो आधे आधे हैं ना, आधे को हम जोड़ लेंगे, आधे से कम को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो देखिए ये आधा है, ये हमने एक ये गिन दिया, एक आधा ये है, एक आधा ये है और एक आधा ये है। तो प्लस क्या हो जाएगा, कितने आधे हैं, 4, तो 4 के आधे मतलब 2 भाग लगा दिया, 2 दूनी 4, तो 20 धन 2 कितना हो गया, 22 वर्ग इकाई इसका हो जाएगा क्षेत्रफल। कितना हो जाएगा, 22 वर्ग इकाई, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दी गई टेली सारणी सोमवार को एक स्टेशनरी की दुकान में बेचे गए विभिन्न रंगों के पेनों की संख्या को दर्शाती है। काले पेन की तुलना में कितने अधिक हरे पेन बेचे गए हैं।
तो देखिए यहाँ पूरी सारणी तो है, लेकिन हमें सिर्फ क्या करना है कि काले रंग के पेन और हरे रंग के पेन पे ध्यान देना है, ठीक है ना। तो काले रंग के पेन देखिए अपन कितने बिके हैं, ये हरे देख लेते हैं पहले। देखिए ये हरे पेन है, और काले पेन कितने हैं, 5, 10, 15, 16 और 17। ये 17 क्या हो गए आपके, काले हो गए, ठीक है ना। यानी 29 हरे हैं और 17 काले हैं। अब कितने अधिक बेचे गए हैं, मतलब इनका हम क्या करेंगे, अंतर ज्ञात करेंगे। तो 9 में से 7 माइनस करेंगे तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1, यानी 12। तो कितने अधिक पेन बेचे गए हैं, इसका ये आपका आंसर आ जाएगा कि 12 पेन जो है वो अधिक बेचे गए हैं। इस प्रकार से आपको ज्ञात करना है, बहुत सरल है। चलिए नेक्स्ट, आकृति में एक सहाय, आप देख रहे हैं एक सहाय डब्ल्यू जेड, ये आप देख रहे हैं ये डब्ल्यू जेड है ना, ये एक सहाय है और ये डब्ल्यू जेड है, के समांतर हैं, है समांतर। तो कोण V का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये हम देख रहे हैं कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो ये कोण बनते हैं शीर्षाभिमुख कोण। क्या कहलाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण, ये नाम याद होना चाहिए। और शीर्षाभिमुख कोण आपस में हमेशा बराबर होते हैं, बिल्कुल बराबर होंगे, इसलिए V बराबर हो जाएगा 123 डिग्री, ठीक है ना। ये कोण कहलाएंगे शीर्षाभिमुख कोण। क्या कहलाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है ना। इनका नाम याद होना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट, इनमें से कौन से आकृति वर्गाकार पिरामिड का जाल है। ये जो आकृति नंबर 2 है, ये आपकी वर्गाकार पिरामिड का जाल है, इससे घन बनता है, ठीक है ना, और इससे आपकी बनेगी मतलब जो है बेलन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 12 फुटबॉल खिलाड़ियों के वजन के बारे में निम्नलिखित अवलोकन किए गए हैं, है ना, ये वजन है, वजन के बारे में ना, ठीक है। अब ये आपको दिया गया है कि इसका माध्यक भार ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, माध्यक यानी मीडियन, ठीक है ना, मीडियन ज्ञात करना है, माध्यक यानी मीडियन, ठीक है। माध्यक बोले ये इसको माध्यिका भी कहते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, जब हमें माध्यक ज्ञात करना होता है यानी मीडियन ज्ञात करना होता है, तो जो आंकड़े हैं ना, इनको या तो आरोही क्रम में, आरोही मतलब असेंडिंग ऑर्डर, या फिर अवरोही क्रम में यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको पहले व्यवस्थित कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ जो आंकड़े हैं, इनको हम क्या करेंगे, आरोही क्रम में पहले व्यवस्थित करते हैं। कौन से क्रम में, आरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ता क्रम, है ना। अब बढ़ता क्रम मतलब सबसे छोटी संख्या पहले आती है, तो हम देख रहे हैं इसमें सबसे छोटी क्या है, 39 है, ठीक है। उसके बाद में 40 है, फिर 41 दो बार आया है, लिख दिया हमने। आफ्टर देन 46 यानी 46, फिर आता है 47, 49, है ना, फिर 55 आता है, फिर आता है 56, 57, फिर आ जाता है 59, और फिर आता है 68, ठीक है ना। सबसे पहले हमें क्या है, इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया है। अब क्या करते हैं कि हमें क्या ज्ञात करना है, माध्यक, या इसको माध्यिका भी कहते हैं, है ना, मतलब मीडियन ज्ञात करना है, माध्यक ज्ञात करना है। तो इसमें क्या होता है, हम गिनेंगे पहले पदों की संख्या, यानी इसको हम एन के द्वारा इंडिकेट करते हैं, ये पद कहलाते हैं। इनको गिन लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ये हो गए आपके 12 पद हो गए, ओके। तो अब माध्यक क्या होता है कि यदि पदों की संख्या सम है, ये सम है, आप देख रहे हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सम होता है। जब सम है तो इसमें क्या करेंगे कि 2 का भाग लगाते हैं, मतलब 12/2वें पद का मान, ये माध्यक कहलाता है, ठीक है ना। अब 2 से हमने कैंसिल किया, 2 6 12, इसका मतलब क्या हो गया कि छठे पद का मान है ना, ये जो भी आ रहा है वो छठे पद का मान कितना आ रहा है, वो हमको अब देखना है। गिने, छठा पद कौन सा है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये छठा पद है।
यानी 47 आपका ये माध्यक हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट 23/25 को दशमलव रूप में परिवर्तित कीजिए। देखिए ये क्या है, आपकी भिन्न है, या हम कह सकते हैं परिमेय संख्या कह सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की होती है, जबकि भिन्न केवल होती है धनात्मक। तो अंश में हर का भाग लगा देते हैं, है ना। 23 में हम 25 का भाग लगाएंगे। ध्यान रखना है, ये अंश में लगाते हैं, ये अंश कहलाता है, ये हर कहलाता है ना, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। अब भाग नहीं जाएगा, उसकी लगाते शून्य, फिर हम लगाया दशमलव, और जैसे हम दशमलव लगाते हैं तो यहाँ एक शून्य हम उतार सकते हैं। अब 25 का भाड़ा इस प्रकार से बोलेंगे कि 230 से अधिक न हो, तो 25 नमे होता है, 25 नमे होता है ना 225। ठीक है, माइनस किया, बचा 5। चूंकि दशमलव लग चुका है, इसलिए हर अगली स्टेज पर हम एक शून्य यहाँ ले सकते हैं। 25 दूनी 50। ठीक है ना, इस प्रकार से ये हमने माइनस कर दिया है 0। तो यहाँ हो जाएगा 23/25 बराबर 0.92। ठीक है ना, ये इसका हो गया 0.2। नेक्स्ट, यदि दी गई आकृति में P सममित रेखाएं हैं तो P का मान क्या होगा। P यानी ये, है ना। देखिए सममित रेखाएं क्या होती है, ऐसी रेखा जिससे कोई भी आकृति बराबर दोनों भागों में बढ़ जाती है, यानी दायाना हिस्सा यदि बाएं हिस्से पर हम ढकें तो पूर्णतः वो ढक जाता है। जैसे ये एक सममित रेखा हो गई है, हो गया ना, ये आधा भाग इसको ढकेंगे तो पूर्णतः ढक लेगा। फिर इसके बाद में एक सममित अक्ष हो गया है 2, ये यहाँ से ये चलेगा यहाँ पे, ये 3 और ये 4, यानी इसका उत्तर क्या जाएगा 4, यानी P का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। नेक्स्ट, एक स्थानीय केबल ऑपरेटर ने 4 चैनलों के दर्शकों की संख्या निर्धारित करने के लिए एक सर्वेक्षण किया। एकत्र किए गए डेटा को चित्र में दिखाया गया है। चैनल डी से, ये चैनल डी है, इधर अब लिखा है चैनल, ये डी है, से कितने अधिक लोग बी देखते हैं। तो हमें क्या करना है, डी और बी देखना है। तो देखिए बी चैनल को कितने लोग देख रहे हैं, ये हम यहाँ मिलाएं करेंगे ना, ये इस प्रकार से। तो ये 50, ये हमने 50 लिखा, ये चैनल बी। और डी को कितने लोग देख रहे हैं, 20 देख रहे हैं। ठीक है, अब क्या बोला, कितने अधिक लोग देखते हैं, तो क्या करेंगे, इनका हम अंतर याद कर लेंगे। तो 50 में से 20 माइनस करते हैं, अतः कितना 30, यानी 30 लोग जो है डी से अधिक देख रहे हैं, किसको, बी को। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, शिक्षक ने 3 छात्रों को एक ही गृह कार्य दिया। संजना ने होमवर्क का 4/5 भाग पूरा किया, आकाश ने होमवर्क का 3/4 पूरा किया, जस्मिन ने होमवर्क का 5/6 पूरा किया। किसने होमवर्क ज्यादा पूरा किया। तो देखिए इनको हम यहाँ लिख देते हैं 4/5, 3/4 और 5/6। हम देख रहे हैं कि सभी के जो हर है ना वो अलग अलग है। जब अलग अलग हर हैं और अंश भी अलग अलग हैं, तो ऐसी भिन्नों की तुलना करने के लिए हमें क्या करना होगा, इनके हर का एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्त याद करना होगा। तो देखिए हम 5 है ना 4 और 6 का एलसीएम निकालते हैं तो कितना निकलता है, 2 भाग लगाते हैं, 5 में भाग नहीं आता है, 5 उतार लिया, 4 में 2 बार गया, 6 में 3 बार गया, फिर 2 भाग लगाते हैं, 5 में पूरा भाग नहीं आ रहा है। ठीक है, अब किसका लगाएंगे, 3 का, है ना, 3 कम 3, और अब लगा देंगे 5 का। ठीक है ना, अब इनका गुणा करेंगे, 5 दिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हमने लिखा है 60। ठीक है, अब 4 का भाग लगाते हैं, सॉरी 5 का, है ना, 5 का भाग लगाते हैं 60 में, तो 12 बार जाता है, 12 गुणा करेंगे 4 में, तो 12 चौक 48। ठीक है, इसी प्रकार से 4 का भाग लगाते हैं 60 में, 15 बार जाता है, और 15 का गुणा 3 में करेंगे तो 15 तिया 45। ठीक है, 6 का भाग लगाते हैं 10 बार जाएगा, 10 का गुणा करेंगे 5 में, तो 10 पंजे 50। ये हमने कर लिया। अब इनका हर समान हो गया तो इनकी तुलना करना आसान हो जाता है।
अब क्या पूछा है, किसने होमवर्क ज्यादा किया। अब देखिए इन तीनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, 50 है, तो ये मान इसका जो है ये बड़ा हो जाता है। और यह होमवर्क किसने किया, जस्मिन ने किया है ना। तो यहाँ पर यदि नाम पूछा जाता है तो उत्तर आ जाएगा कि जस्मिन ने अधिक किया। अब पूछा जाए कि जस्मिन ने किससे अधिक किया है, तो हम कह सकते हैं कि जस्मिन ने आकाश से होमवर्क अधिक किया। कम का बोले तो ये संजना ने आकाश से, है ना, ये जस्मिन से होमवर्क कम किसने किया, ये आकाश ने किया, ये संजना ने किया, ठीक है ना। और संजना से कम किसने किया, आकाश ने किया। तो इनकी तुलना करके हम जैसा भी ऑप्शन दे उस ऑप्शन को हम कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे अधिक कार्य किया किसने, जस्मिन ने, उससे कम किसने किया, संजना ने, और संजना से कम किसने किया, आकाश ने किया। यदि इन दोनों की तुलना करेंगे तो बोल देंगे कि संजना ने आकाश से अधिक होमवर्क किया, ठीक है, इस प्रकार से, या आकाश ने संजना से कम होमवर्क किया, ठीक है। इस प्रकार से इनको हम देख करके जो तथ्य हैं उनमें से सही कथन का चयन कर सकते हैं। नेक्स्ट, कोण x का मान क्या है। ये देखिए कोण x है, त्रिभुज के 3 कोण होते मालूम है आपको, 2 कोण दिए गए हैं और एक कोण आपको दिया नहीं गया है। ये बाह्य कोण कहलाता है ना त्रिभुज का। ये अंदर जो कोण है ये कहलाते हैं अंतः कोण, और जो इस आकृति से बाहर है ना ये कहलाते हैं बाह्य कोण, यानी एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या, ये कोण है ना, इसका नियम क्या है, ये कोण इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है, ये ध्यान रखना है ना। तो x डिग्री बराबर क्या जाएगा 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री। ये ध्यान रखना है कि बाह्य कोण जो है ना उसके दूरस्थ अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, यानी एक समान हो जाएगा 150 डिग्री। नेक्स्ट, पिछले सप्ताह श्याम 1 घंटे में 50 बिस्कुट पैक कर सकता था, अब वह 1 घंटे में 55 बिस्कुट पैक कर सकता है। उसके द्वारा पैक किए जा सकने वाले बिस्कुटों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो पहले हम देखेंगे वृद्धि हुई कितनी है, फिर हम क्या करेंगे प्रतिशत। अब वृद्धि कितनी हुई है ना। अब वो 55 जो है बिस्किट है वो पैक कर सकता है, पहले करता था 50, ठीक है ना। अब वृद्धि कितनी हुई, 5 की हुई, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, कितने प्रतिशत, 5 की वृद्धि हुई है कितने पे, 50 पे। क्यों, पहले वो 50 बिस्कुट पैक करता था तो ये 50 लिख दिया। अब जब भिन्न को बदलना होता है प्रतिशत में तो हम 100 का गुणा कर देते हैं, ये कर दिया, ये शून्य से ये शून्य कैंसिल कर दी, 5 से 5 कैंसिल हो गया, बचा कितना 10%, ठीक है ना। यानी बिस्कुटों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो उत्तर आ जाएगा 10%। नेक्स्ट, अरुण का स्कूल सुबह 9 बजे शुरू होता है और दोपहर 2:30 बजे समाप्त होता है। यदि दोपहर का भोजन का समय 30 मिनट है और प्रत्येक कक्षा 1 घंटे के लिए है, तो उसके पास एक दिन में कितनी कक्षाएं हैं। तो देखिए ये 9 से जो 2:30 तक का समय कितना होता है ना। 9 से हम क्या करेंगे, 2:30 तक का समय ज्ञात करते हैं, ये होता है 5.5 घंटे, ठीक है। कितने हो गए, 5.5 घंटे हो गए। अब इसमें से 30 मिनट जो है ना ये लंच टाइम चला जाता है, मतलब भोजन का समय हो रहा है, लंच टाइम ये गया, ये माइनस किया, बचा कितना 5 घंटे, ठीक है। अब प्रत्येक कक्षा 1 घंटे की है, तो ये इसमें ये 1 घंटे कक्षा कितनी हो जाएगी 5, क्लियर, ये हो गया, इसमें हो जाएगी 5 कक्षाएं, ठीक है ना। नेक्स्ट, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8, 16, 24 और 42 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 8 शेष बचे। जिसे विभाजित करना है, यानी यहाँ लिखा है छोटी से छोटी, इसका मतलब हमें लघुत्तम समापर्त यानी एलसीएम ज्ञात करना है, किसका 8, 16, 24 और 42 का। पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम ज्ञात कर लेंगे इस प्रकार से, जब तक 2 का भाग आता है जब तक 2 लगाते हैं, ये हमने 2 का भाग लगाया है ना। फिर इसके बाद फिर 2 भाग जा रहा है
तो 2 2 4, 2 चौके 8, 2 6 12, 21 में नहीं जा रहा, 21 हमने ऐसे ऐसा उतार लिया है। फिर 2 का भाग लगाया है ना, इस प्रकार से। फिर 2 का भाग लगाए, 2 एकम 2, 3 में नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं, 3 उतार लिया। अब लगाएंगे 3 का भाग, 3 एकम 3 है ना, 3 7 21, और अब लगेगा 7 का भाग, ये किसे आ गया 7 एकम 7, ठीक है ना। अब इनका हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो अब इनका एलसीएम ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हमने लिखा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार हो गया ना, 1 2 3 4, ठीक है ना। ये गुणा गुणा 3 गुणा 7। अब इनका हम गुणा करते हैं, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 48, और 48 सत्ते हो जाएगा 336, ठीक है, एलसीएम आया। लेकिन क्या बोला गया है, प्रत्येक स्थिति में 8 शेष बचे, ठीक है ना। तो यदि इसमें क्या करेंगे, 336 में इनका भाग लगाएंगे ना, तो पूरा पूरा भाग जाता है, लेकिन 8 शेष बचना चाहिए, इसलिए वांछित जो संख्या है ना, कौन सी वांछित जो संख्या है जो हमको चाहिए, वह क्या होगी, वांछित संख्या बराबर, अब क्या करेंगे, 336 में ये 8 को हम जोड़ देंगे, तो जाएगा 344, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दी गई परिमेय संख्याओं के लिए सही क्रम दिखाने के लिए आपको बराबर, छोटा है, बड़ा है में से उचित चिन्ह का प्रयोग करना, ये खाली स्थान दिया गया है। तो देखिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो भी परिमेय संख्या है सभी ऋणात्मक है, ठीक है, लेकिन किसी के भी अंश या हर आपस में बराबर नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर समान करने के लिए हर का निकालेंगे एलसीएम, 5 10 2 और 3 का, ठीक है ना। इनका हम क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। पहले 2 भाग लगाते हैं, 5 में भाग नहीं जाएगा तो हम 5 डालेंगे, और 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 3 के 3। फिर 3 का लगाते हैं, 5 ऐसे उतार ले हमने, है ना, 3 एकम 3, और अब 5 का लगा देते हैं, 5 एकम 5, ठीक है ना। तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 तिया 15, और 15 दूनी 30, ये हमने क्या किया यहाँ पे 30 कर दिया, ठीक है ना। अब 5 का भाग लगाते हैं, इसमें 6 बार जाएगा, 6 गुणा करेंगे इन 7 में, 6 7 42 यानी -42, ठीक है। फिर 10 का भाग आया, 30 में 3 बार, 18 तिया 54 यानी ये -54 आ जाएगा। 2 का भाग लगाते हैं, 30 में 15 बार, 15 चौक 60 यानी -60। 3 का भाग आया 10 बार, 10 का हम गुणा करते हैं ऋणों में, तो याद ऋण 90, ठीक है। अब सभी ऋणात्मक हैं, तो जब ऋणात्मक पूर्णांक होता है ना, हमने देखा संख्या रेखा में कि जो जितने छोटा जिसका संख्यात्मक मान है उतनी बड़ी, ठीक है। तो इनमें से हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या है आपकी -42, फिर इससे छोटी, फिर इससे छोटी, और फिर इससे छोटी, ठीक है ना। तो ये बड़ी है, ये छोटी है, तो चिन्ह कौन सा यूज करेंगे, इस प्रकार से, दोनों बड़ी है। अब इन दोनों में जो है बड़ी कौन है, ये है ऐसा, और इन दोनों बड़ी कौन है, -60 बड़ी है। यदि चिन्ह नहीं होता तो 90 बड़ा होता सबसे, फिर से छोटा होता है 60, फिर से छोटा है 54, फिर से छोटा था 42। लेकिन जब माइनस चिन्ह हो ना, तो ध्यान रखना है, जिसका संख्यात्मक मान जितना बड़ा होगा वह संख्या उतनी ही छोटी होती है, यानी माइनस में एकदम उल्टा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पद त्रिपद है, त्रिपद यानी जिसमें 3 पद होते हैं। देखिए पद या तो प्लस से बनेंगे या माइनस से बनेंगे, है ना, इनके अलावा किसी चिन्ह के द्वारा पद नहीं बनते हैं। गुणा के रूप में एक ही पद जो है कितना लंबा भी हो सकता है। तो यहां देख रहे हैं कि प्लस के पहले और प्लस के बाद कितने पद हो गए, 2। यहां कितने पद हैं, 1 2 और 3 पद हैं, है ना, लेकिन बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों को हल करने पर क्या हो जाएगा, ये 4x - 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पद। तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सही है। देखिए क्योंकि इसमें 4x वर्ग प्लस 5x प्लस 6y है, तीनों में जो संख्या है, तीनों का मान है तीन पदों का
वो अलग अलग है, तीनों पद सजाती नहीं है, ये कैसे हैं, विजातीय हैं, है ना। क्योंकि यदि सजाती हैं तो उनको इस प्रकार से हल किया जा सकता है, लेकिन तीनों किसे हैं, विजातीय पद हैं, इसलिए हो गया आपका बहुपद त्रिपद कहलाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से किस अक्षर में प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं यानी जो एक दूसरे को काटती है, तो इसमें उत्तर क्या आ जाएगा, एल। क्यों कि देखिए इसमें जो क्या करेंगे, ये रेखा इधर चलेगी, ये रेखा इसको इधर चलेगी, तो ये हो जाएगी प्रतिच्छेदी रेखा जो इसमें एक दूसरे को काटती है। निम्न में से कौन सा 108 का गुणनखंड है। गुणनखंड यानी फैक्टर, ऐसी संख्या जिसका 108 में पूरा पूरा भाग चला जाता है वह संख्या 108 की गुणनखंड कहलाएगी। तो हम देख रहे हैं कि यहां पर 7 का भाग नहीं जाएगा, 6 का देखते हैं, 108 में 6 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, 6 कम 6 बचे 4, हो गया 48, 6 8 48, ये पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसलिए 6 जो है क्या है, 108 का गुणनखंड है, बाकी कोई भी संख्या से गुणनखंड नहीं है। धन्यवाद दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसमें जो प्रश्न है बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है और आपके लर्निंग आउटकम्स को परखने के लिए है। यदि ये लर्निंग आउटकम्स आपको आ जाते हैं ना, तो अगली कक्षा में जब आप गणित पढ़ेंगे तो गणित पढ़ने में मजा आएगा और गणित बन जाएगा बिल्कुल आसान। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। हाँ, एक बात और है कि भैया यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल रंग का जो है ना सब्सक्राइब बटन, उसको आप प्रेस कर दें, दबा दें, और बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें और ऑल पर शेयर कर दें, ताकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो आपको मिलते रहें। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कीजिएगा और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि वे भी इस वीडियो से लाभान्वित हो सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।